हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम ओम प्रकाश सैनी और आज हम जो अनाउंस करने जा रहे हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके माध्यम से हम आप तक विभिन्न प्रकार के आपकी आवश्यकता के अनुसार नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें व्हाट्सएप करना है। आपको तुरंत आपके सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी अवेलेबल होंगे वो सेंड कर दिए जाएंगे। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर रहेंगे वो हैं 86 96 60 85 41। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस पर कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इस पर कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच। परिचय। हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या आप जानते हैं कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एकल कोशिका जीवन के सभी आधारभूत कार्य कर सकती है, जैसे ग्रहण किए गए भोजन और श्वसनीय गैसों का परिवहन करना, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कोशिका को परिभाषित करना, कोशिका सिद्धांत को समझना, कोशिका के लक्षणों को जानना, कोशिका के क्रियात्मक क्षेत्रों को समझना, कोशिका के विभिन्न आकारों को जानना, विभिन्न कोशिका मापों को समझना। कोशिका। कोशिका सभी सजीव जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और मानव शरीर के मूलभूत अंग हैं। वयस्क मानव शरीर में 75 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक कोशिका प्रकार विशिष्ट कार्य करती है। मनुष्यों में 200 कोशिका प्रकार होते हैं। अंग्रेज सूक्ष्मदर्शीय वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले शब्द कोशिका का वर्णन किया था। उन्होंने कार्क के पतले टुकड़े का अध्ययन करके कोशिकाओं की खोज की और इनमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे बॉक्सों को कोशिकाओं का नाम दिया। उनका विचार था कि कोशिकाएं केवल पौधों और कवकों में मौजूद हैं। सबसे पहले एंटनी वॉन लिवेनहॉक 1683 ने अपने घर में बनी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके जीवाणु, प्रोटोजोआ, लाल रुधिर कोशिकाएं और शुक्राणु आदि जैसी मुक्त कोशिकाओं का अवलोकन किया था। उन्होंने इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। उन्होंने मछली, पक्षी, मेंढक, कुत्तों और मनुष्यों की रुधिर कोशिकाओं का भी अवलोकन किया। इसलिए ये ज्ञात हुआ कि कोशिकाएं जंतुओं तथा पादपों दोनों में पाई जाती हैं। कोशिका सिद्धांत। 1838 में मेल्थियस स्लाइडेन, एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करती हैं। 1839 में थियोडोर श्वान, एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार की जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और बताया कि कोशिकाओं में एक पतली बाह्य परत होती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इसके आधार पर श्वान ने प्रतिपादित किया कि जंतुओं और पौधों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है। 1839 में स्लाइडेन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 1858 में रडोल्फ बर्चो, एक जर्मन चिकित्सक ने कोशिकीय पैथोलॉजी के विस्तृत अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। मूल कोशिका सिद्धांत के साथ साथ
आधुनिक कोशिका सिद्धांत में 4 कथन निहित हैं। कोशिकाओं के लक्षण। कोशिकाएं बेहद जटिल और संगठित होती हैं। इनमें एक आनुवंशिक कार्यक्रम और इसके उपयोग के साधन होते हैं। ये उत्पादन करने में भी सक्षम होती हैं। ये ऊर्जा का अधिग्रहण और उपयोग करती हैं। इसके अलावा ये विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं और यांत्रिक गतिविधियों को संपन्न करती हैं। ये उद्दीपन और स्वतः नियमन की प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम होती हैं। कोशिकाओं के क्रियात्मक क्षेत्र। कोशिका के 3 क्रियात्मक क्षेत्र हैं: जीव द्रव्य झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली सबसे बाहरी, पतली, पारदर्शी, लोचदार और अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य एक अक्रिस्टलीय तथा समांग कोलाइडी पदार्थ है जो जीव द्रव्य झिल्ली और केंद्रक के बीच उपस्थित होता है। केंद्रक। केंद्रक झिल्ली से घिरी एक संरचना है जिसके गुणसूत्रों में डीएनए होता है। कोशिका आकार। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं के अलग अलग आकार होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में उनके शरीर के विभिन्न भागों में कोशिकाओं के अलग अलग आकार होते हैं। अमीबा और श्वेत कोशिकाओं का निश्चित आकार नहीं होता है क्योंकि उनमें पादाभ होते हैं। गाल की कोशिकाएं चपटी होती हैं। जर्म कोशिकाएं घनाभ रूप में होती हैं। आंत्र की कोशिकाएं स्तंभी होती हैं। यकृत की कोशिकाएं बहुभुजीय होती हैं। वसा कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। पैरामीशियम स्लीपर के आकार का होता है। मुर्गी का अंडा अंडाकार होता है। चिकनी पेशियां तरगु के आकार की होती हैं। वर्णक कोशिकाएं क्रोमेटोफोर शाखित होती हैं। पेशियां या तंत्रिका तंतु लंबे सूत्र जैसे होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के रंध्रों की द्वार कोशिकाओं का आकार सीम के आकार जैसा होता है, जबकि एक बीजपत्री में डंबल के आकार की होती हैं। कोशिकाओं की माप। अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की माप काफी भिन्न होती है। सबसे छोटी ज्ञात कोशिकाएं प्लियोरोनिमोनिया जैसे जीव, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकम की हैं, जिनकी माप लगभग 0.1 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और इसकी माप लगभग 170 गुणा 135 मिलीमीटर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की माप 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। पौधों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया हरे शैवाल की है, जिसकी माप लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर तक है। मानव शरीर में अधिकतर कोशिकाएं लंबाई में 2 से 3 माइक्रोमीटर और परिधि में 20 से 30 माइक्रोमीटर के बीच होती हैं। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, जो लगभग 3 फीट लंबी होती है। क्या आप जानते हैं, शब्द साइटोलॉजी की खोज 1893 में हर्टविग ने की थी। मैक्स शूल्जे ने 1861 में जीव द्रव्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सैक्स ने 1874 में जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
कोशिकाएं विस्तृत रूप से दो प्रकार, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभाजित हैं। लैमार्क ने सबसे पहले बताया कि जीवित प्राणी कोशिकाओं के बने हैं। शब्द जीव द्रव्य की खोज पुरकिंचे ने की थी। स्लाइडेन व श्वान ने 1838-1839 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। वे जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद वायरस हैं। शब्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और कोशिका को उन्होंने ही सबसे पहले देखा था। रॉबर्ट हुक द्वारा कार्क के पतले टुकड़ों में खोजी गई कोशिकाएं वास्तव में कोशिका भित्तियां थीं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई। बिर्चो ने कोशिका वंशावली प्रतिपादित की कि कोशिकाओं का निर्माण सदैव पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा। शब्द सारकोड का उपयोग डुजार्डिन द्वारा कोशिकाओं के सजीव पदार्थों के लिए किया गया था। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा गया न्यूनतम कोशिका आकार 0.25 माइक्रोमीटर है। जीव द्रव्य जटिल कोलाइडी विलयन है और शरीर के कुल भार का 95% बनाता है। ये जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। ड्यूटोचेट ने सबसे पहले बताया था कि एक व्यक्ति में अनेक विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं अपने आकार, माप और कार्यों में भिन्न होती हैं। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका आकार जीव द्रव्य झिल्ली द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम और बाह्य कंकाल। अधिकतर पौधों और जंतुओं में कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका आकार इसके क्रियात्मक अनुकूलनों पर और आंशिक रूप से जीव द्रव्य के पृष्ठ तनाव, श्यानता, आसन्न कोशिकाओं द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य और कोशिका झिल्ली की दृढ़ता पर निर्भर करता है। उदाहरण पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति की उपस्थिति। इस प्रकार कोशिकाओं के विभिन्न आकार हो सकते हैं, जैसे कि बहुभुजीय, 8, 12 या 14 भुजाओं वाली, गोलाकार। उदाहरण अनेक जंतुओं के अंडे तर्करूपी होते हैं। उदाहरण चिकनी पेशी तंतु लंबे होते हैं। उदाहरण तंत्रिका कोशिकाएं शाखित होती हैं। उदाहरण त्वचा के क्रोमेटोफोर या वर्णक कोशिकाएं चक्रिक होती हैं। उदाहरण एरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कोशिकाएं आदि। विभिन्न कोशिकाओं की माप काफी भिन्न होती है। कुछ पादप और जंतु कोशिकाओं को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अधिकतर कोशिकाओं को केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, क्योंकि उनकी परिधि केवल कुछ ही माइक्रोमीटर होती है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग है। कोशिकाओं की माप जीवाणुओं की बहुत छोटी कोशिकाओं 0.2 से 5.0 माइक्रोमीटर से लेकर शुतुरमुर्ग के बहुत बड़े अंडे यानी 18 सेंटीमीटर तक होती हैं, और पौधों में सबसे बड़ी कोशिका साइकस का बीजांड है। मनुष्यों की कुछ तंत्रिका कोशिकाओं में 1 मीटर लंबी पूंछ या अक्षक तंतु होता है। एकल समुद्री शैवाल एसिटाबुलेरिया की ऊंचाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की लंबाई प्रायः 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं औसतन बड़ी होती हैं, जो लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होती हैं। एक कोशिकीय जीवों का आकार बहुकोशिकीय जीवों की विशिष्ट कोशिकाओं से बड़ा होता है। उदाहरण एक कोशिकीय जीवों में अमीबा प्रोटियस सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 0.6 मिलीमीटर या 60 माइक्रोमीटर होती है। बहुकोशिकीय जीवों की विशिष्ट कोशिकाओं की माप
20 से 30 माइक्रोमीटर के बीच होती है। सबसे छोटी कोशिकाएं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की हैं, जो वायरस और जीवाणु के बीच का मध्यवर्ती जीव है। उसकी माप लगभग 0.1 माइक्रोमीटर है। परिचय। अंकिता, हम कोशिका सिद्धांत, कोशिका की संरचना और कार्यात्मक क्षेत्रों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। हाँ, अब हम 2 प्रकार की कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, किंतु हम पादप और जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना का अवलोकन तथा पादप और जंतु कोशिका अर्थात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच के अंतर की भी चर्चा करेंगे। तो आओ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कोशिका के प्रकार की पहचान करना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के लक्षणों को जानना, पादप और जंतु कोशिका के बीच अंतर समझना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण जानना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका आवरण को समझना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंडों के लक्षण जानना और प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर समझना। कोशिका के प्रकार। हमारे पास 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं: पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं: प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पादप कोशिका के लक्षण। पादप कोशिका के सभी सजीव पदार्थ जीव द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका एक कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली से घिरी होती है। पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य झिल्ली से घिरी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी और दृढ़ होती है, इसलिए यह पादप कोशिका को सहारा प्रदान करती है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, जो कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा होता है। रसधानी पादप कोशिका के लिए एक संग्रहण क्षेत्र है, जिसमें शर्करा, लवण और वणकों का बना कोशिका रस होता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये वो स्थान है जहां कोशिका के भीतर प्रकाश संश्लेषण होता है। जंतु कोशिका के लक्षण। जंतु कोशिका के सभी सजीव पदार्थ जीव द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली से घिरी होती है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, जो कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा होता है। कोशिका द्रव्य का 90% भाग जल का बना होता है। कोशिका द्रव्य के भीतर अनेक अंगक होते हैं। अधिकतर कोशिकीय गतिविधियां कोशिका द्रव्य में होती हैं। पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच अंतर। पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका का आकार नियत होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण कोशिका का आकार नियत नहीं होता है। पादप कोशिका में जीव द्रव्य परिधीय होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये पूरी कोशिका में भरा होता है। पादप कोशिकाओं में केंद्रक
परिधीय जीव द्रव्य में स्थित होता है और अंडाकार होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में स्थित होता है और गोलाकार होता है। पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानी कोशिका रस के साथ मध्य में स्थित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रसधानी यदि उपस्थित होती है तो बहुत कम और छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में प्रायः क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रायः अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आते हैं जीवाणु और नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसी कोशिकाओं में पूरी तरह से विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जिसके कारण प्रायः केंद्रक में उपस्थित पदार्थ कोशिका के केंद्रीय भाग में विसरित होकर कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। कोशिका आवरण और इसके रूपांतर के लक्षण। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जटिल रासायनिक कोशिका आवरण होता है, जो 3 स्तरीय संरचना का बना होता है। सबसे बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स, मध्य परत कोशिका भित्ति और सबसे भीतरी परत जीव द्रव्य झिल्ली है। ग्लाइकोकैलिक्स या तो ढीली आच्छद रूप में होती है, जो अवमपक परत कहलाती है, या मोटी और कठोर परत के रूप में होती है, जो संपुटिका कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका को मजबूत संरचनात्मक सहारा प्रदान करती है, जो कोशिका को फटने या निपातित होने से बचाती है। ये कोशिका को आकार भी प्रदान करती है। जीव द्रव्य झिल्ली यूकैरियोट के जैसे ही अर्धपारगम्य होती है। हैंस क्रिस्टियन ग्राम द्वारा खोजी गई ग्राम अभिरंजन विधि के अनुसार जीवाणुओं को 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में कोशिका आवरण की पेप्टिडोग्लाइकेंस क्रिस्टल बैगनी अभिरंजित होती है। ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में कोशिका आवरण की पेप्टिडोग्लाइकेंस क्रिस्टल बैगनी अभिरंजित नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के मीसोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक विशिष्ट कलामय संरचना मीसोसोम पाई जाती है। ये कोशिका में जीव द्रव्य झिल्ली के फैलाव से बनती है। मीसोसोम श्वसन और स्रावी प्रक्रिया में सहायता करता है। मीसोसोम जीव द्रव्य झिल्ली की सतह में वृद्धि करने में भी सहायता करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका की एंजाइम मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। मीसोसोम कोशिका भित्ति के निर्माण, डीएनए प्रतिकृति और संतति कोशिकाओं के वितरण में भी सहायता करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम के लक्षण। प्रोकैरियोट में राइबोसोम 15 से 20 नैनोमीटर के आकार के होते हैं और कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। राइबोसोम 2 उप इकाइयों 50S और 30S इकाइयों के बने होते हैं, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं। अनेक राइबोसोम एकल mRNA से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहु राइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का एक राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में बदल देता है। प्रोकैरियोटिक
कोशिकाओं में गमन। प्रोकैरियोट चलायमान या अचलायमान होते हैं। जब वे चलायमान होते हैं तो उनमें कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ कशाभिका होती हैं। ये कशाभिका पतली और तंतुमय होती हैं। कशाभिकाएं 3 भागों से मिलकर बनी होती हैं: तंतु, अंकुश और आधारी शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे लंबा भाग है जो कोशिका सतह से बाहर की तरफ निकलते हैं। कशाभिका एक या अनेक हो सकती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सतह पर पिल्ली यानी रोम और झालर भी पाई जाती है। रोम विशेष प्रोटीन के बने होते हैं और लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। झालर लघुशूक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्विष्ट पिंडों के लक्षण। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ अंतर्विष्ट पिंडों के रूप में कोशिका द्रव्य में संचित होते हैं, जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण: फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसी कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं 5 माइक्रोमीटर से छोटी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं 10 माइक्रोमीटर से बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सदैव एक कोशिकीय, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः बहुकोशिकीय होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे केंद्रक और अंगक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे केंद्रक और अंगक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए गोलाकार और बिना प्रोटीन का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए रेखीय होता है और प्रोटीन से जुड़कर क्रोमेटिन बनाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम छोटे 70S होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम बड़े यानी 80S होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकीय कंकाल नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमेशा कोशिकीय कंकाल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दृढ़ घूर्णी कशाभिका द्वारा गति करती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पक्षाभिकाएं या कशाभिकाएं हिलाकर गति करती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं द्विखंडन द्वारा विभाजित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं अर्धसूत्री या सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। क्या आप जानते हैं केंद्रकाभ जीनोफोर भी कहलाता है। जब प्लाज्मिड जीवाणु के केंद्रकाभ के साथ जुड़ते हैं तो ये एपिसोम कहलाते हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के बाहर कोशिका भित्ति होती है। झिल्ली से घिरे केंद्रक और कोशिकांगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं और इस कारण जीवों को यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कहा जा सकता है। एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य की बनी होती है। जीवाणु पृथ्वी पर प्रत्येक वास स्थलों पर सर्वव्यापी हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होती हैं।
यूकैरियोटिक कोशिकाएं विशिष्ट रूप से बड़ी होती हैं, जो प्रायः 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आते हैं। ऐसी कोशिकाओं में पूरी तरह से विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जिसके कारण प्रायः केंद्रक में उपस्थित पदार्थ कोशिका के केंद्रीय भाग में विसरित होकर कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। परिचय। कोशिका सिद्धांत, कोशिका की संरचना तथा उसके कार्य क्षेत्रों, कोशिका के प्रकारों, पादप तथा जंतु कोशिका, पादप तथा जंतु कोशिकाओं की संरचना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हाँ, चलो अब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। ओके, हम कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति की संरचना तथा उनके कार्यों का भी अवलोकन यानी निरीक्षण करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: यूकैरियोटिक कोशिका के गुणों को जानना, कोशिका झिल्ली के गुणों को जानना, कोशिका झिल्ली के कार्यों को समझना, कोशिका भित्ति के गुणों को जानना, कोशिका भित्ति के कार्यों को समझना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट या निश्चित केंद्रक तथा कोशिका अंगक पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके कई समूहों में कवक, फंजाई तथा अन्य पौधों तथा जंतुओं में पाई जाती है। एक विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा जीव द्रव्य पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना भी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के गुण। कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। यह एक जैविक झिल्ली है जो कि कोशिका यानी जीवित कोशिका के आंतरिक भाग को बाह्य वातावरण यानी निर्जीव परिवेश से पृथक करती है। कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ लिपिड तथा प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं। झिल्लियों में लिपिड तथा प्रोटीन के अणु असहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। लिपिड अणु सतत द्विक परत यानी दोहरी परत, जो कि लगभग 4 से 5 मिलीमीटर मोटी होती है, के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तरल किरमीर नमूना। तरल किरमीर नमूना जैविक झिल्लियों में फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन के क्रम की व्याख्या करता है, जो कि 1972 में S.L. सिंगर तथा जी निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। जैव झिल्लियां 2 विमीय तरल द्रव्य के रूप में मानी जा सकती हैं, जहां सभी लिपिड तथा प्रोटीन अणु कम या अधिक आसानी से विसरित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका जल स्नेही ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है।
लिपिड दोहरी परत जल स्नेही यानी हाइड्रोफिलिक सिरे तथा जल भीरू हाइड्रोफोबिक पुच्छ का विन्यास ध्रुवीय अणुओं उदाहरण अमीनो अम्लों, न्यूक्लिक अम्लों, प्रोटीनों, कार्बोहाइड्रेटों तथा आयनों के विसरण द्वारा झिल्ली के पार जाने को रोकता है, किंतु सामान्यतः जल भीरू हाइड्रोफोबिक अणुओं के निष्क्रिय विसरण की अनुमति देता है। झिल्ली प्रोटीनों का एक समूह प्रत्येक झिल्ली से जुड़ा होता है, जो कि झिल्ली को उसकी विशिष्ट गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है। झिल्ली प्रोटीनों को दो विस्तृत श्रेणियों यानी वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अंगभूत यानी आंतरिक तथा परिधीय यानी बाह्य प्रोटीन। अंगभूत यानी आंतरिक झिल्ली प्रोटीनों में एक या दो खंड या भाग होते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड में अंतःस्थापित गड़े हुए होते हैं। इनसे एक या अधिक वसा अम्ल की श्रृंखलाएं सहसंयोजक बंध के रूप में जुड़ी हुई होती हैं, जो कि झिल्ली में उन्हें एक लंगर यानी आश्रय के रूप में सहायता प्रदान करती हैं। परिधीय बाह्य झिल्ली प्रोटीन फॉस्फोलिपिड द्विक परत की जल रोधी हाइड्रोफोबिक मूल के साथ संपर्क नहीं बनाती है। इसके बजाय वे अंगभूत यानी आंतरिक झिल्ली प्रोटीनों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। ये प्रोटीन झिल्ली से झिल्ली के कोशिक द्रव्य वाली तरफ विभिन्न तरीके से संपर्क स्थापित करती हैं। कुछ प्रोटीन साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन से संयोजित होती हैं। झिल्ली के बाह्य तरफ कुछ झिल्ली प्रोटीन झिल्ली बाह्य कोशिकीय जालीदार मैट्रिक्स के तंतुओं से संयोजित होती हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका के अवयवों को धारण करना। कोशिका झिल्ली अर्धतरल जीव द्रव्य अवयवों को धारण करती है। वैयक्तिकता पृथकत्व जीव द्रव्य कला कोशिका के आकार तथा वैयक्तिकता को बनाए रखती है। सुरक्षा जीव द्रव्य कला जंतु कोशिका को आघात से सुरक्षित रखती है। अतिरिक्त सुरक्षा तथा सहारे के लिए पादप कोशिका में जीव द्रव्य कला के ऊपर एक भित्ति पाई जाती है। अंगक कोशिका झिल्ली अनेक उपकोशिकीय संरचनाओं या अंगकों जैसे केंद्रक, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवकों यानी प्लास्टिड्स, गोल्जी उपकरण, अंतद्रव्यी जालिका, सूक्ष्मकायों, माइक्रोबॉडीज आदि की सीमा निर्धारित करती है। कोशिका पहचान ग्लाइकोलिपिडों तथा ग्लाइकोप्रोटीनों की सहायता से कोशिका झिल्ली समान कोशिकाओं को असमान कोशिकाओं से बाहरी तत्व तथा ऊतकों को अन्य पदार्थों में अंतर करने में सक्षम होती है। कोशिका पहचान ऊतक निर्माण तथा सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने में सहायक है। प्रतिजन कोशिका झिल्ली में प्रतिजन पाए जाते हैं जो कि रक्त समूह, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, प्रत्यारोपण की स्वीकृति तथा अस्वीकृति को निर्धारित करते हैं। कोशिका संधि जंक्शन ये जंतु कोशिकाओं को एक साथ रखने में सहायक है। आच्छद आवरण जीव द्रव्य झिल्ली पक्षमाभ तथा कशाभ के चारों तरफ आच्छद यानी आवरण बनाती है। सूक्ष्मांकुर ये झिल्ली का बहिर्वलन होते हैं जो कि अवशोषण को बढ़ाने में विशेषीकृत होते हैं। कोशिका द्रव्यीय सेतु जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा तथा गैप संधि जंक्शन निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्यीय सेतु का निर्माण करते हैं। परासरण यह झिल्लियों में उपस्थित विशिष्ट जल चैनलों की उपस्थिति के कारण होता है। एंडोसाइटोसिस झिल्ली पुटिकाओं के विकास के कारण पदार्थ का अंतर्ग्रहण या एंडोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस यह एंडोसाइटोसिस के ठीक विपरीत होता है। इसमें अपशिष्ट उत्पाद तथा स्रावी पदार्थ कोशिका से बाहर त्याग दिए जाते हैं। अंतर कोशिका संचार जीव द्रव्य झिल्ली एक लचीली सीमा बनाती है।
यह कोशिकीय अवयवों को सुरक्षा तथा कोशिका संरचना को सहारा प्रदान करती है। भौतिक बाधा यानी रोक। फॉस्फोलिपिड द्विपरत कोशिका के आंतरिक तत्वों को कोशिका के बाह्य तत्वों से पृथक यानी अलग करती है। चयनात्मक पारगम्यता। यह झिल्ली द्वारा आयनों, पोषक तत्वों तथा अपशिष्ट अणुओं के प्रवेश तथा निकास को नियंत्रित करती है। कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति सख्त यानी कठोर तथा प्रायः लचीली होती है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रकार की कोशिकाओं के चारों तरफ यह एक उभरी हुई परत बनाती है। यह कोशिका झिल्ली के बाह्य यानी बाहरी तरफ स्थित होती है तथा इन कोशिकाओं को संरचनात्मक सहारा तथा सुरक्षा प्रदान करती है। यह निस्यंदन यंत्र के रूप में भी कार्य करती है। यह पौधों, जीवाणुओं, कवक यानी फंजाई, शैवाल, कुछ जंतुओं तथा प्रोटोजोआ में पाई जाती है। कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक सेलुलोज होता है, जो कि हजारों शर्करा की इकाइयों की एक श्रृंखला है। सेलुलोज के साथ साथ कोशिका भित्ति में पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, प्रोटीन, वसा इत्यादि भी पाए जा सकते हैं। प्रधान पोषक तत्व मुख्यतः जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका भित्ति से पूरे पौधे में एपोप्लास्टिक प्रवाह में वितरित होते हैं। मध्य पटलिका। पादप कोशिका भित्ति को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति। कोशिका भित्ति की सबसे बाह्य परत या अंतरकोशिक संरचना, जो 2 निकटवर्ती पादप कोशिकाओं की भित्तियों को पृथक यानी अलग करती है, उसे मध्य पटलिका कहते हैं। पेक्टिन मध्य पटलिका में बहुतायत रूप से पाई जाती है। पेक्टिन की आधारीय रासायनिक इकाई कार्बोहाइड्रेट तथा गैलेक्टोयूरेनिक अम्ल होती है, जो कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के साथ लवण का निर्माण करने में सक्षम है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। प्राथमिक भित्ति। एक पौधे की प्रारंभिक भित्ति ही प्राथमिक भित्ति होती है, जो कि मध्य पटलिका के भीतर यानी अंदर पाई जाती है। प्राथमिक भित्ति मध्य पटलिका की दोनों सतहों पर विकसित होती है। प्राथमिक भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन तथा लिनिन से मिलकर बनी होती है। अधिकतर पादप कोशिकाओं की प्राथमिक भित्ति अर्धपरागम्य होती है, जो कि 30 से 60 किलो डाल्टन वाले छोटे अणुओं अथवा प्रोटीनों को ही पार जाने की अनुमति देती है। द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति प्राथमिक भित्ति के ऊपर पाई जाती है, जो कि मोटी, कठोर, पारगम्य होती है। यह जीव द्रव्य झिल्ली या तृतीयक भित्ति के समीप स्थित होती है तथा मुख्यतः सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, जाइलिन, लिग्निन आदि से मिलकर बनी होती है। कुछ कोशिकाओं में द्वितीयक भित्ति लिग्निन के साथ मिश्रित होकर काष्ठ यानी लकड़ी का निर्माण करती है। लिग्निन एरोमेटिक यौगिक का एक जटिल बहुलक यानी पॉलीमर तथा काष्ठीय ऊतकों का मुख्य घटक है। कुछ कोशिकाओं में द्वितीयक भित्ति सुबेरिन के साथ मिश्रित होकर कॉर्क का निर्माण करती है तथा इसे जल के प्रति अगम्य बनाती है। तृतीयक भित्ति। वाहिनिकाओं में तृतीयक भित्ति द्वितीयक भित्ति के नीचे स्थित होती है। तृतीयक भित्ति एक विशेष जाइलिन युक्त भित्ति परत है, जो कि कुछ जिम्नोस्पर्म की तन्य काष्ठ में द्वितीयक भित्ति के अंदर जमाव से निर्मित होती है।
तृतीयक भित्ति रासायनिक तथा रंजन दोनों द्वारा विभेदित होती है। कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य दाब रिक्तिका यानी झिल्ली की भांति कार्य करना है। जब जल कोशिका में प्रवेश करता है तो यह अधिक फैलाव यानी विस्तार को रोकती है। चयनात्मक पारगम्यता, यह झिल्ली से आयनों, पोषक तत्वों तथा उत्सर्जी अणुओं के प्रवेश तथा निकास को नियमित करती है। यह पादप कोशिका की आकृति को निर्धारित करती है तथा कोशिकाओं के शुष्कीकरण को भी रोकती है। जीव द्रव्य तंतु संयोजन कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के गमन में सहायता करते हैं। जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी हुई कोशिकाएं एक तंत्र सिम्प्लास्ट का निर्माण करती हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को फूलने यानी सूजने की अनुमति देती है। जैसे ही परासरण द्वारा जल रिक्तिका यानी झिल्ली में प्रवेश करता है, पादप कोशिका फैल जाती है। कोशिका भित्ति इतनी मजबूत यानी दृढ़ होनी चाहिए कि वह इस विस्तार को नियमन करती हो तथा कोशिका को सूजने या फूलने से बचाती हो। पुराने कोशिका भित्ति कणों के ऊपर नए कणों का जुड़ना अभिस्थापन कहलाता है। यह कोशिका को सहारा देने के लिए यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। सेलुलोज सूक्ष्म तंतु बहुत मजबूत होते हैं। ऊतकों जैसे जाइलम में लिग्निन के जुड़ने से मजबूती को बढ़ाया जा सकता है। कोशिकाओं जैसे कोलेनकाइमा में कोशिका भित्ति में यांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ग्लूकोज जुड़ जाता है। कोशिका भित्ति में छोटे छिद्र, जिन्हें गर्त कहा जाता है, पाए जाते हैं, जिनसे जीव द्रव्य तंतु पार निकलने में सक्षम होते हैं। ये अंतराकोशिक संयोजन जीवित कोशिका अवयवों के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। क्या आप जानते हैं 1855 में नागेली तथा क्रेमर ने कोशिका झिल्ली शब्द प्रतिपादित किया। 1931 में J.Q. प्लोव ने कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य झिल्ली कहा। 1935 में डैनियल तथा डावसन ने जीव द्रव्य झिल्ली का सैंडविच मॉडल प्रस्तावित किया था, जिसके अनुसार जीव द्रव्य झिल्ली प्रोटीन लिपिड द्विपरत प्रोटीन सैंडविच है। 1959 में जे. डेविड रॉबर्टसन ने सभी जैव झिल्लियों को इकाई झिल्लियां कहा था। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जीव द्रव्य झिल्ली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के प्रति अपार गम्य होती है। झिल्ली में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट प्रायः शाखित ओलिगोसैकेराइड होते हैं, जिनमें 15 से कम शर्करा इकाइयां पाई जाती हैं। लिपिडों तथा प्रोटीनों के मध्य सामान्यतः सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जो कि क्रमशः ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है तथा कई अणुओं के परिवहन की सुविधा मुहैया कराती है। जीव द्रव्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका जल स्नेही ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। सिंगर तथा निकोलसन ने जीव द्रव्य झिल्ली का नवीनतम मॉडल यानी नमूना तरल कार्मीर नमूना प्रतिपादित किया है। तरल कार्मीर नमूने के अनुसार जीव द्रव्य झिल्ली फॉस्फोलिपिड अंगभूत यानी आंतरिक प्रोटीन तथा परिधीय यानी बाह्य प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोलीन कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। जीव द्रव्य झिल्ली परासरण नियमन में सहायता करती है।
जीव द्रव्य झिल्ली एकल लिपिड परत तथा 2 प्रोटीन परतों से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन P तथा लिपिड L का सही क्रम PLLP होता है। जीव द्रव्य झिल्ली में लिपिड अणु समानांतर व्यवस्थित होते हैं। ग्लाइकोलिपिडों तथा ग्लाइकोप्रोटीनों की सहायता से कोशिका झिल्ली समान कोशिकाओं को असमान कोशिकाओं से बाहरी तत्व तथा ऊतकों के अन्य पदार्थों में अंतर करने में सक्षम होती है। डेस्मोसोम द्वारा 2 जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कोशिका का भक्षण करना कोशिका भक्षण यानी फैगोसाइटोसिस कहलाता है। जीव द्रव्य झिल्ली पर ग्राही उपस्थित होते हैं जो कि संदेशों या सिग्नलों की पहचान तथा प्रतिक्रिया करते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली एक लचीली सीमा बनाती है। यह कोशिकीय अवयवों को सुरक्षा तथा कोशिकीय संरचना को सहारा प्रदान करती है। फॉस्फोलिपिड द्विपरत कोशिका के भीतर तथा बाहर के तत्वों को पृथक करती है। परिचय। अंकिता, हम लोग पहले ही यूकेरियोटिक कोशिकाओं की संरचना तथा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की संरचना एवं कार्यों पर चर्चा कर चुके हैं। हाँ, और अब हम अंतःझिल्लिका तंत्रों की संरचना पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग अंतःप्रद्व्ययी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी तंत्र, लयनकाय रक्तिकाएं, सूत्र कणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक अथवा राइबोसोम की संरचना का भी पर्यवेक्षण करेंगे। तो आओ इन पर चर्चा शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अंतःझिल्लिका तंत्र की विशेषता का पता लगाना, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की विशेषता का पता लगाना, गोल्जी तंत्र की विशेषताओं को आत्मसात करना, लयनकाय की विशेषताओं का पता लगाना, रिक्तिकाओं के स्वरूप का पता लगाना, सूत्र कणिकाओं की विशेषताओं का पता लगाना, लवक के स्वभाव को समझना, राइबोसोम की विशेषताओं का पता लगाना। अंतःझिल्लिका तंत्र की विशेषता। झिल्लियों का एक ऐसा परस्पर संबंध तंत्र, इसको साइटोमेम्ब्रेन तंत्र भी कहा जाता है, जो कोशिका के आंतरिक भाग को भरता एवं कोशिका घेरे को दोहरी झिल्ली युक्त अंगकों यथा केंद्रक, लवक एवं सूत्र कणिकाओं से जोड़ता है। द्विसतही फास्फोलिपिड आंतरिक एवं बाह्य झिल्लियों के लिए आधार गठन का कार्य करती है। इस प्रकार जबकि प्लाज्मा झिल्ली बाह्यतम कोशिका झिल्ली वस्तुतः कोशिका घेरे की अभिन्न घटक होती है, कोशिका के आंतरिक भाग में इसके असंख्य संवलित प्रलंबन होते हैं तथा साइटोमेम्ब्रेन से इनकी संबंधता के कारण भी इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र का अंग माना जाता है। अंतःझिल्लिका तंत्र यूकेरियोटिक कोशिका को असंख्य विशिष्ट कार्यात्मक प्रक्षेत्रों में सुव्यवस्थित करता है, जिन्हें विभिन्न अंगकों के रूप में चिन्हित किया जाता है। अंतःझिल्लिका द्वारा व्युत्पन्न पादप कोशिका के प्रमुख अंगक हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, गोल्जिकाय, परऑक्सीसोम, रसधानी, इंडोसोम, ऑटोफेगोसोम, बाह्य केंद्रक आवरण। अंतःद्रव्ययी जालिका की संरचना। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में परस्पर अंतर्गुम्फित पुटिका, पटलिका एवं नलिका तंत्र को अंतर्द्रव्ययी जालिका कहते हैं।
सर्वप्रथम सन 1945 में कीथ आर पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड एवं अर्नेस्ट एफ फुलम ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जालिका युक्त झिल्लियों का पता लगाया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER की 2 सतहें होती हैं तथा यह दोनों कार्य एवं संरचना की दृष्टि से भिन्न होती हैं। इनमें से एक सतह को खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, क्योंकि जालिका के कोशिका द्रव्य वाली सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका वस्तुतः चपटी, आपस में जुड़ी थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका की श्रृंखला होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। दूसरी सतह को चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम अनुपस्थित रहता है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका वस्तुतः छोटी नलिकाओं का संजाल है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका वसा, स्टेरॉइड एवं मॉर्फिन संश्लेषण के साथ ही कार्बोहाइड्रेट एवं वसा चयापचयी, कैल्शियम सांद्रण तथा औषधि चयापचयी पर नियंत्रण एवं प्रोटीन कोशिका झिल्ली पर अभिग्राहक का संयोजन भी करती है। अंतर्द्रव्यी जालिका के आंतरिक फैलाव अथवा रिक्त स्थल को लुमेन कहते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका बहुत व्यापक होती है एवं इसका विस्तार कोशिका झिल्ली से कोशिका द्रव्य तक होता है तथा यह केंद्रक आवरण के साथ निरंतर संपर्क में रहती है। गोल्जी उपकरण की विशेषताएं। गोल्जी उपकरण बहुत सी चपटी थैलियों या कुंडों से बना झिल्लीदार अंगक होता है। गोल्जी उपकरण जीवकोशीय अंतःझिल्लिका तंत्र का एक अंग है। सर्वप्रथम सन 1898 में इतालवी चिकित्सक कैमिलो गोल्जी ने इसका पता लगाया। इसी कारण इसका नाम गोल्जी उपकरण पड़ा। गोल्जी उपकरण का कार्य कोशिकीय स्राव अर्थात द्रव्य को संवेष्टित कर कोशिका के बाहर स्रवण करना है। गोल्जी उपकरण में झिल्लीबद्ध पटलिका, पुटिका एवं स्रवण पुटिका का ध्रुवाभिसारी समुच्चय होता है। यह कोशिका के अंतर्भाग में प्रोटीन संश्लेषण एवं संकुलन करता है तथा अपने लक्ष्य की दिशा में प्रस्थान से पूर्व अपना मार्ग निर्माण करता है। ये विशेष रूप से स्रवण के लिए प्रोटीन प्रसंस्करण हेतु महत्वपूर्ण है। लयनकाय यानी लाइसोसोम का गुणधर्म। सन 1960 में बेल्जियम के कोशिका विज्ञानी क्रिस्टीन डे ड्यूव ने लयनकाय यानी लाइसोसोम का पता लगाया था। लयनकाय अर्थात लाइसोसोम ग्रीक शब्द लाइसिस जिसका अर्थ है पृथक करना एवं सोमा जिसका अर्थ है काया अथवा शरीर के संयोग से बना है। लयनकाय के स्वलयन गुण के कारण कोशिका जीव विज्ञानी अक्सर इन्हें आत्महत्या की थैलियां उपनाम से अभिहित करते रहे हैं। लयनकाय अर्थात लाइसोसोम कोशिकीय अंगक है जिनमें अपशिष्ट पदार्थों एवं कोशिकीय कचरे को अपघटित करने वाले अम्लीय जल अपघटकीय किण्वक एंजाइम होते हैं। इन्हें कोशिका का उदरबीज कहा जा सकता है। यह पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि खमीर तथा पादपों में यही कार्य अपघट्य राजधानी द्वारा निष्पन्न होता है। लयनकाय अतिरिक्त अथवा क्लांत अंगकों तथा अन्य कणों को पचाता है एवं विषाणुओं अथवा जीवाणुओं का परिग्रहण करता है। लयनकाय के चारों ओर झिल्ली होती है जो अपेक्षित 4.5 pH पर पाचक किण्वकों यानी एंजाइम को कार्य की अनुमति देती है। गोल्जी उपकरण के प्रारंभिक इंडोसोम के साथ जल अपघटकीय किण्वकों यानी एंजाइम के संयोजन से इनका निर्माण होता है। राजधानी के साथ लयनकाय द्रवण करते हैं तथा राजधानी में अपने किण्वकों यानी एंजाइम का
पृथक्करण कर उनमें उपस्थित पदार्थों का पाचन करते हैं। रसधानी के गुणधर्म। कोशिका द्रव्य झिल्ली द्वारा घिरे अंगक को रसधानी कहते हैं, जो सभी पादप एवं कवक कोशिकाओं तथा कुछ प्रोटिस्ट पशु एवं जीवाणुविक कोशिकाओं में उपस्थित रहती है। रसधानी अनिवार्य रूप से समावृत कक्षाएं हैं जो किण्वक समाधान समेत अकार्बनिक एवं कार्बनिक अणुयुक्त जल से पूरित रहती हैं। यद्यपि कतिपय दशाओं में इसमें ठोस पदार्थ भी अंतर्विष्ट हो सकते हैं, जिनका परिग्रहण किया गया है। एकाधिक पुटिका झिल्लियों के संलयन से रसधानी बनती है एवं प्रभावी रूप से ये उनकी तुलना में बड़े आकार की होती है। इनका कोई मूलभूत रूप अथवा आकार नहीं होता। कोशिकीय आवश्यकता के अनुरूप इनकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है। रसधानी के प्राकार्य में वैसे पदार्थों का शोधन भी समाविष्ट है जो जलयुक्त पादप कोशिकाओं एवं वैसी कोशिकाओं के लिए हानिकारक अथवा खतरनाक हो सकता है जो अपशिष्ट पदार्थ युक्त हैं। यह कोशिका के भीतर आंतरिक द्रव्यस्थैतिक दबाव अथवा स्फीत का अनुरक्षण करती है। यह अम्लीय आंतरिक पीएच का अनुरक्षण करती है। यह लघु अणुओं से युक्त होती है। यह कोशिका से अवांछित तत्वों को निकालती है। यह केंद्रीय रसधानी के दबाव के कारण पादपों को उसकी संरचनाओं यथा पुष्प एवं पत्तियों के आलंबन की स्वीकृति देती है। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक संचित प्रोटीन निकायों में रखी जाती है, जो कि परिवर्धित रसधानी है। सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया का गुणधर्म। सूत्र कणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लीबद्ध अंगक है तथा केंद्रक की तरह इसमें भी दोहरी झिल्ली होती है। इनका आकार लगभग जीवाणु जितना होता है, परंतु कोशिका के प्रकारानुरूप इसकी आकृति भिन्न हो सकती है। इसकी बाह्य झिल्ली पर्याप्त चिकनी होती है, परंतु अंत झिल्ली अत्यधिक जटिल, ये कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी अंत झिल्ली के क्षेत्रफल में वृद्धि करती है। ये क्रिस्टी पर निर्भर है कि वह कोशिका के प्राथमिक ऊर्जा स्रोत यानी एटीपी के उत्पादन के लिए खाद्य यानी शर्करा का ऑक्सीजन के साथ संयोजन करे। सूत्र कणिकाओं का अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्र कणिकाएं कोशिका को स्थानांतरण, विभाजन, स्रावी पदार्थ का उत्पादन, अल्पावधिक संकुचन हेतु आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराती हैं। सूत्र कणिकाओं को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। राइबोसोम के गुणधर्म। सन 1953 में जॉर्ज पैलेट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना का पता लगाया था। राइबोसोम कणमय संरचना है। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए एवं प्रोटीन से बने हैं एवं यह झिल्लीबद्ध नहीं होते। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S तथा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S स्वेडबर्ग इकाई है जो अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह आकार एवं घनत्व को व्यक्त करता है। 70S एवं 80S अर्थात दोनों राइबोसोम दो उप इकाइयों से बने होते हैं। राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका की बाह्य झिल्ली से भी जुड़े होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। लवक प्लास्टिड के गुणधर्म। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं युग्लिना में भी पाए जाते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें कुछ
विशिष्ट प्रकार के वर्णक होते हैं, जिस कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। उपस्थित वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के हो सकते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक एवं अवर्णी लवक। हरित लवक में पर्णहरित वर्णक एवं कैरोटिनॉइड वर्णक होते हैं, जिन पर प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का दायित्व होता है। वर्णी लवक में वसा विलय कैरोटिनॉइड वर्णक यथा कैरोटीन, जैंथोफिल आदि होते हैं। इन्हीं के कारण पादप पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के दिखाई देते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं। यह मंड लवक होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। उदाहरण आलू, तेल तथा वसा संचयन के लिए तेल लवक एवं प्रोटीन भंडारण के लिए प्रोटीन लवक होता है। हरित लवक के गुणधर्म। हरित लवक पत्तियों की मेसोफिल अर्थात पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्राकार अथवा फीताकार अंगक होते हैं, जो औसतन 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबे तथा 2 से 4 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं। क्लेमाइडोमोनास में प्रति कोशिका एक हरित लवक हो सकती है, जबकि हरित शैवाल में प्रति कोशिका इनकी संख्या 20 से 40 तक हो सकती है। हरित लवक द्विझिल्लिका युक्त होते हैं। आंतरिक लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक की आंतरिक झिल्ली द्वारा सीमित अथवा घेरे गए स्थान को पीठिका यानी स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटी झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित रहती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें ग्रेना कहा जाता है। कई चपटी झिल्ली जैसी नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को संयोजित करती है, उन्हें पीठिका पट्टिलिकाएं कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली द्वारा घेरे गए रिक्त स्थान को अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए एवं राइबोसोम 70S होते हैं। थाइलेकोइड में पर्णहरित वर्णक होते हैं। क्या आप जानते हैं, लयन काय को पहले घनीभूत निकायों के रूप में जाना जाता था। गोल्जी उपकरण की झिल्ली में उपस्थित मुख्य किण्वक यानी एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट है। यकृत कोशिकाओं में दोनों अर्थात चिकनी एवं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिकाएं हैं। सूत्र कणिका तथा हरित लवक आत्मानुलेपी परक कोशिकीय अंगक हैं। वृहत्काय अमीबा में विशृंखल अवस्था में लगभग 50,000 सूत्र कणिकाएं होती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। चिकनी अंतरप्रदवी जालिका मुख्य रूप से उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जो सक्रिय रूप से वसा चयापचय में संलग्न रहती हैं। यकृत में चिकनी अंतरप्रदवी जालिका SER वस्तुतः डिटॉक्सिफिकेशन स्थल है। वसा संश्लेषण से संबद्ध अंगकों को SER अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कणमय अंतरप्रदवी जालिका के बाह्य सतह पर राइबोसोम होता है, अतः यह चिकनी अंतःप्रदवी जालिका से भिन्न होती है। जाइमोजेन का स्रवण करने वाली अमाशय कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका RER होती है। उन कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित खुरदरी अंतःप्रदवी जालिकाएं होती हैं जो स्रावी पदार्थों के संश्लेषण में संलग्न रहती हैं। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण है।
खुरदरी अंतर प्रदवयी जालिका RER राइबोसोम की उपस्थिति के कारण चिकनी अंतर प्रदवयी जालिका SER से भिन्न होती है। एरिथ्रोसाइटस एवं जीवाणुविक कोशिकाओं को छोड़ शेष सभी कोशिकाओं के नाभिकीय परिधि क्षेत्र में गोल्जी संकुल उपस्थित रहता है। यह जीवाणु एवं नीले हरित शैवाल में अनुपस्थित रहते हैं। गोल्जी संकुल चपटी थैलियों से बना झिल्ली युक्त अंगक है। इनमें कोशिकीय स्रावों का संवेष्टन तथा स्रावों का कोशिका के बाहर परिवहन होता है। गोल्जी संकुल विशेष रूप से वसा एवं प्रोटीन के ग्लाइओसिडेशन का कार्य करता है। गोल्जी संकुल लयनकाय एवं पुटिकाओं का निर्माण करते हैं। ETC गोल्जी संकुल का एक अवयव है। गोल्जिकाय प्रोटीन संवेष्टन एवं कोशिका झिल्लियों के रूपांतरण से संबंध रहता है। गोल्जी संकुल कोशिका का निर्यात प्रतिष्ठान अथवा निर्यात घर है। लयनकाय की खोज डे ड्यूव ने की थी। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कार्बो ऑक्सीलेटिंग किण्वक यानी एंजाइम होते हैं। लयनकाय गोल्जिकाय में निर्मित होते हैं। लयनकाय को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जल अपघटकीय किण्वक होते हैं जो अम्लीय pH 5 परिस्थितियों में सक्रिय होते हैं। लयनकाय एकल झिल्ली संरचना है जिसमें किण्वक होते हैं जो सभी प्रकार के बड़े अणुओं यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स का पाचन करते हैं। लयनकाय में दोहरी झिल्ली अथवा इकाई झिल्ली अनुपस्थित रहती है। जल अपघटकीय किण्वकों से युक्त झिल्लीदार थैली को लयनकाय कहते हैं। यह बड़े अणुओं के अंतःकोशिकीय पाचन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। लयनकाय बहुरूपी होते हैं एवं इनमें हाइड्रोलिसिस उपस्थित रहते हैं। लयनकाय अन्य अंककों की संख्या घटाने में सक्षम हैं। लयनकायों से स्वलयन जुड़े होते हैं। यदि किसी कोशिका में लयनकाय फटता है तो वो कोशिका मर जाती है। कोशिकीय पदार्थों का विघटन ही लयनकाय का प्रकार्य है। बाह्य कोशिकीय एवं अंतःकोशिकीय पाचन। जब लयनकाय का फेगोसोम के साथ संलयन होता है तो परिणाम स्वरूप द्वितीयक लयनकाय का निर्माण होता है। कोशिका की राजधानियों में जल एवं विघटित पदार्थ उपस्थित रहते हैं। राजधानी के चारों ओर भिन्न रूपेण पारगम्य एकल झिल्ली होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानियों के 4 प्रकार होते हैं। संकुचनशील राजधानी यानी सैप पादपरस राजधानी, खाद्य राजधानी एवं गैस राजधानी। राजधानी खाद्य एवं अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करती है। कुछ राजधानियां अतिरिक्त जल का भी संग्रहण करती हैं। राजधानी में रस यानी सैप कोशिका होती है। राजधानी का प्रकार्य संग्रहण, अपशिष्ट पदार्थों का प्रशमन तथा कोशिकाओं का दीर्घीकरण एवं संरक्षण है। परिचय। अंकिता, क्या तुम्हें पता है कि हम आंतरिक झिल्ली तंत्रों, अंतद्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लयनकाय यानी लाइसोसोम, रिक्तिकाओं यानी रसधानियों, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लवकों यानी प्लास्टिड्स तथा राइबोसोमों की संरचना की चर्चा कर चुके हैं। हाँ, अब हम साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन, पक्ष्माभिकाओं तथा कशाभिकाओं यानी सीलिया तथा फ्लैजिला, तारककाय तथा तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल, केंद्रक तथा सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडी की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आओ शुरू करें।
उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन के गुणों को जानना, पक्षामभिकाओं तथा कशाभिकाओं यानी सीलिया तथा फ्लैजिला के गुणों को जानना, तारककाय तथा तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम तथा सेंट्रिओल के गुणों को समझना, केंद्रक के गुणों को जानना, सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडी के गुणों को जानना। साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन के गुण। साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन तंतुमय प्रोटीन युक्त संरचनाओं का एक घना जाल है जो कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। साइटोपंजर यानी साइटोस्केलेटन तांत्रिक सहायता एवं गति प्रदान करता है तथा कोशिका की आकृति को बनाए रखता है। पक्षमाभिकाओं तथा कशाभिकाओं के गुण। पक्षमाभिकाएं तथा कशाभिकाएं कोशिका झिल्ली पर पाई जाने वाली रोम सदृश अपवृद्धियां हैं। पक्षमाभ एक छोटी संरचना है जो चप्पू की तरह कार्य करती है। ये कोशिका को या उसके चारों तरफ पाए जाने वाले द्रव्य की गति में सहायक है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे एवं कोशिका की गति में सहायक होती हैं। पक्षमाभ एवं कशाभिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं। अक्षसूत्र कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका और 9 द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान यानी छड़ बनती हैं। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षमाभ एवं कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं जिसे आधारिकाय कहते हैं। तारककाय तथा तारक केंद्र के गुण। तारककाय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तारककाय अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारककाय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 होते हैं तथा समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूब्यूलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी कहते हैं। यह धुरी परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाभ एवं कशाभिका का आधारिकाय बनाता है और तर्ककुतंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है। केंद्रक के गुण। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड कोशिकाओं में की थी। केंद्रक को कोशिका का निर्देशक भी कहा जाता है।
केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कि शरीर के सभी कोशिकीय कार्यों को संचालित तथा नियंत्रित करता है। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है, उन्हें क्रोमेटीन नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक अत्यधिक फैली हुई एवं विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमेटीन कहते हैं। केंद्रकीय आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिसे केंद्रिक कहते हैं। केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रवयी जलिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है और इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। ये छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए और प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। गुणसूत्रों के कार्य। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान कोशिकाओं में केंद्रक के स्थान पर संरचनात्मक गुणसूत्र दिखाई देते हैं। क्रोमेटीन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर भी कहते हैं, जो कि गुणसूत्र को 2 भागों या भुजाओं में विभक्त करता है। गुणसूत्र बिंदु पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र की छोटी भुजा को पी भुजा कहते हैं, जबकि लंबी भुजा क्यू भुजा कहलाती है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। मध्य केंद्री यानी मेट्रासेंट्रिक, उपमध्य केंद्री यानी सब मेटासेंट्रिक, अग्रबिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक और अंत केंद्री यानी फिबोसेंट्रिक। मध्य केंद्री यानी मेट्रासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उपमध्य केंद्री यानी सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है। अग्रबिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है। अंत केंद्री यानी टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। कभी कभी कुछ गुणसूत्र में निश्चित स्थानों पर अरंजित द्वितीय संकीर्णन भी मिलता है, जो गुणसूत्र के छोटे से अंश के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे अनुषंगी यानी सैटेलाइट कहते हैं। विशेष प्रकार के गुणसूत्र। 2 विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, लैंप ब्रुश गुणसूत्र तथा पॉलीटीन गुणसूत्र। लैंप ब्रुश गुणसूत्र एम्फीबिया के अंड जननों में पाए जाते हैं। लैंप ब्रुश के लूप डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लैंप ब्रुश गुणसूत्र
अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में दिखाई देते हैं। पॉलीटिन गुणसूत्र कुछ कीटों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बिना किसी कोशिका विभाजन के पॉलीटिन गुणसूत्र डीएनए के द्विगुणन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। पॉलीटिन गुणसूत्र में बॉल बियानी छल्ले पाए जाते हैं जिन पर आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण होता है। सूक्ष्म काय के गुण। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधे और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। सूक्ष्म काय परऑक्सीसोम तथा ग्लाइऑक्सीसोम से मिलकर बने होते हैं, जो कि परऑक्सीसाइट के आघात से कोशिका की रक्षा करते हैं। परऑक्सीसोम में ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि प्रकाश श्वसन में सहायक है। स्फीरोसोम वसा का निर्माण तथा क्या आप जानते हैं, लिवेनहाक ने मछली के आरबीसी में सर्वप्रथम केंद्रक का निरीक्षण किया। डी रॉबर्टिस तथा उनके साथियों ने 1971 में केंद्रक की संरचना प्रतिपादित की थी। केंद्रक में डीएनए तथा हिस्टोन लगभग 1:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। केंद्रक को छोटा केंद्रक भी कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाइयां कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियोइड का अन्य नाम जिनोफोर है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। साइटोपंचर यानी साइटोस्केलेटन तांत्रिक सहायता एवं गति प्रदान करता है तथा कोशिका की आकृति को बनाए रखता है। पक्ष्माभिकाएं तथा कशाभिकाएं कोशिका झिल्ली पर पाई जाने वाली रोम सदृश अपवृत्तियां हैं। तारककाय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। केंद्रक द्विक झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव्य व क्रोमेटीन पदार्थ को घेरे रहती है। प्राणी कोशिका में तारक केंद्र युग्मित होता है, जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधे और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं।